हाँ जी, अब देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दैट इज द बीसीएस थ्योरी। और ये आपका इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉट इवन इन बीएससी, ये एमएससी में भी इंपॉर्टेंट रहता है बीसीएस थ्योरी। ठीक है, अब देखो है क्या बीसीएस थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना तीन रिसर्चर्स थे, उनके नेम के ऊपर बेस्ड है। अलग अलग, बी से अलग नेम है, सी से अलग है, एस से अलग नेम है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या नेम है उनका। ठीक है, अब इसमें देखो जो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास, वैसे चलो यहाँ पे डिस्कशन करना ही है। बी जो मेरे पास है वो आपके पास दैट इज द बार्डीन। ठीक है, सी से जो आपके पास है वो है आपके पास कूपर, और जो लास्ट आपके पास एस है उससे जो आपके पास है वो है दैट इज शेरिफर। ठीक है, ये आपके तीन रिसर्चर्स थे। इन तीनों रिसर्च इन्होंने साइंटिस्ट ने मिलके एक थ्योरी दी थी कि जो सुपर कंडक्टिविटी है वो किस तरह से कैरी ऑन होती है, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, किस कारण से हो रही है वो। तो वो उन्होंने दी थी 1957 के अराउंड, ये थ्योरी उन्होंने दी थी, बीसीएस थ्योरी। और ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी है टू एक्सप्लेन सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, बार्डीन, कूपर एंड शेरिफर जो आपके पास तीन साइंटिस्ट थे, तीन रिसर्चर्स थे, उन्होंने एक रिसर्च की थी और अपना जो रिसर्चिंग जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्होंने पब्लिश किए थे, और वो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे बीसीएस थ्योरी थी क्या। ठीक है, अब देखो, अब इस थ्योरी में फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस थ्योरी की पोस्टुलेट क्या थी कि ये किसके ऊपर बेस्ड क्या है, ये मेन है। ये थ्योरी हमें ये कहती है कि जो सुपर कंडक्टिविटी है ना, दैट इज ऑकर when an attractive interaction result in between two electrons forming a closely associated Cooper pair। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन चार्ज सेम हो गया तो इनमें तो होगी रिपल्शन, यही होनी चाहिए ना। बट इन केस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी दैट इज नॉट द केस। सुपर कंडक्टिविटी में इन दोनों इलेक्ट्रॉन में होती है अट्रैक्शन। वो हम आगे स्टडी करेंगे कि अट्रैक्शन क्यों होती है, कितनी होती है अट्रैक्शन, अमाउंट कितना है उसका, एक्सटेंट कितना है, वो हम आगे करेंगे। तो जो बीसीएस थ्योरी है ना वो किसके ऊपर बेस्ड है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पेयर है उन दोनों के अंदर एक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होती है। अदरवाइज तो रिपल्सिव होनी चाहिए ना, दोनों के चार्ज सेम है तो वहां पे आपके पास रिपल्सिव होनी चाहिए। बट दिस इज नॉट द केस। इन दिस केस यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है, तो उसके कारण क्या होता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ना एज ए पेयर मूव करते हैं। उस पेयर को बोला जाता है दैट इज द कूपर पेयर। उस पेयर का नेम है दैट इज कूपर पेयर। ठीक है, वो हम आगे स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर कूपर पेयर वगैरह है क्या। अब ये इंटरेक्शन होती क्यों है। अब पहली बात तो ये है कि दोनों रिपल्सिव फोर्सेस अप्लाई होंगी तो रिपल्शन होनी चाहिए, दोनों चार्ज सेम है, पर यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है। अब वो अट्रैक्शन जो अट्रैक्शन हो रही है ना बच्चे, वो किस लिए होती है, ड्यू टू द वन ऑफ द मिडल एजेंट दैट इज एक्टिंग बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रॉन। वो आपका मिडल एजेंट कौन सा है, इन दोनों के अंदर आपकी लेटिस जो होती है ना वो इन दोनों का मिडल एजेंट है। तो वो लेटिस के कारण इन दोनों इलेक्ट्रॉन के अंदर अट्रैक्शन हो रही है, और जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयर में मूव करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन पेयर में। देख लो, इससे पहले दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं करते थे, हमने यही सुना है अब तक तो जितनी भी थ्योरीज वगैरह फिजिक्स के अंदर स्टडी की है। लेकिन ये बीसीएस थ्योरी है, सुपर कंडक्टिविटी के अंदर क्या होता है, ये दोनों एज ए पेयर मूव करते हैं, पर इतनी ज्यादा डिस्टेंस के अंदर नहीं मूव करते, बस थोड़ी सी डिस्टेंस होती है, फिर ये पेयर ब्रेक हो जाता है, फिर नया पेयर फॉर्म हो जाता है, बट वो हमेशा पेयर के अंदर ही मूव करते हैं। उसको हम बोलते हैं कूपर पेयर्स। ठीक है, अब इस जो आपका थ्योरी है इसका एविडेंस क्या है बच्चे, इसका एविडेंस देखो, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स में आ जाता है कि बीसीएस थ्योरी के पीछे का एविडेंस क्या है। अब इसका जो एविडेंस है वो है बच्चे आइसोटोपिक इफेक्ट जो होता है ना, वो इसका क्या है, दैट इज द एविडेंस है। अब इसके अंदर क्या है, देखो आइसोटोपिक इफेक्ट के अंदर क्या है मेरे पास। अब ना सपोज करो कि मैं कोई 2-3 आइसोटोप ले रहा हूँ ए, ठीक है, ये मेरे पास कोई आइसोटोप है मान के चलो, और इसकी मान के चलो एटॉमिक मास है मान लो 11 है, उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट आ गया A12 आ गया, ठीक है, और ये मेरे पास आ गया A13। ये आइसोटोप है ना, अपर इनके अलग अलग हैं, तो नीचे चार्ज वगैरह जो नीचे है वो आपके पास सेम है, मास नंबर इनका अलग अलग है।
अब क्या होगा कि जैसे ही आपका ये मास नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, तो आपका जो दैट मीन्स कि इस साइड जा रहे हैं तो आपका एम जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट अगर इस साइड जाओगे तो आपके पास जो टीसी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी वैल्यू होगी डिक्रीज। ठीक है ना, ये स्टडी किया गया आइसोटोपिक इफेक्ट के अंदर कि अगर यहाँ पे आपके पास क्या है, जो आपके पास अगर आप मास इंक्रीज करते हो ना, तो जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है ना वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है ना, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ से इस साइड जा रहे हो आइसोटोपिक मास इंक्रीज हो रहा है, बट ये ऑब्जर्व किया गया कि उनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, मास इंक्रीज होने से वो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो गया। अब वो जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है, सॉरी बच्चे, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो आपका सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट डालता है ना। हमें सीधा सा पता है कि जैसे वो क्रिटिकल टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर नीचे होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, नॉर्मल कंडक्टर। तो इट मीन्स जैसे ही मास नंबर इंक्रीज हुआ, मास नंबर इंक्रीज होने से कुछ ना कुछ वहां पे उसकी स्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ तो इफेक्ट हुआ है, जिसके कारण उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर अगर डिक्रीज हुआ है तो इट मीन्स जिन इलेक्ट्रॉन्स के कारण आपका परसिस्टेंट करंट बना था, हमने इससे पहले जो करंट स्टडी किया था, ठीक है ना, सुपर कंडक्टर के अंदर कौन सा करंट होता है, दैट इज द परसिस्टेंट करंट। अब ये जो करंट है ये किसके कारण फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही फ्लो कर रहा है। अब अगर क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो उसके कारण इस करंट के ऊपर भी तो इफेक्ट आएगा ना। इसी करंट से तो हम मेजर करते हैं कि वो सुपर कंडक्टर है या नॉर्मल कंडक्टर है। अगर तो वो करंट बहुत ज्यादा है, विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शन फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स वो सुपर कंडक्टर है। अगर वो करंट थोड़ा सा कम है, किसी रिस्ट्रिक्शन के अंडर फ्लो कर रहा है, तो इट मीन्स वो आपके पास क्या है, नॉर्मल कंडक्टर है। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो सुपर कंडक्टर है, अगर रिस्ट्रिक्शन है तो वो नॉर्मल कंडक्टर है। अगर आपने मास इंक्रीज किया, आपका क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तो उसका इफेक्ट भी तो आएगा ना इस करंट के ऊपर, कि वो नॉर्मल करंट होगा या वो परसिस्टेंट करंट होगा। तो इसका मतलब कि आपका डायरेक्टली जो आपके पास जो लेटिस है उसका कोई ना कोई, जो आपका यहाँ सिंपल कह लो कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है ना वो आपके इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर रहे। ठीक है ना, दे आर नॉट मूविंग इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा रखा है, वो इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर रहे। अगर वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे होते तो क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीज होने से या इंक्रीज होने से आपके करंट के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो डिफरेंस आ रहा है। तो इट मीन्स जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो आपके इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर रहे। उनको कौन इफेक्ट कर रहा है, उनको उनके अराउंड जो भी आयंस पड़े हैं लेटिस के अंदर, जो भी आयन है आपके पास, जो लेटिस में आयंस हैं वो क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। तो यहां से ये पता चला कि दो इलेक्ट्रॉन है या एक इलेक्ट्रॉन है, उनके अंदर, उनके ऊपर, उनके इन बिटवीन एक आपके पास लेटिस है जिसका कोई ना कोई उनके ऊपर इफेक्ट है, जिसके कारण क्या अराइज हुई है, जिसके कारण सुपर कंडक्टिविटी होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों के अंदर इंटरेक्शन कैसी है। बच्चे ये क्लियर है, एविडेंस का मतलब क्या था, ठीक है ना, कि अगर आप एटॉमिक मास मास नंबर इंक्रीज कर रहे हो, आइसोटोप है, तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम आता है। अब कम आने का मतलब क्या है कि उसका करंट के ऊपर इफेक्ट है। अब करंट के ऊपर इफेक्ट है तो इट मीन्स कि आपके इलेक्ट्रॉन है वो इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर रहे। अगर पहले कर रहे थे तो करंट ज्यादा था, अब नहीं कर रहे तो करंट कम है। इट मीन्स वो उसके ऊपर किसी ना किसी चीज का तो इफेक्ट है ना। तो क्रिस्टल के अंदर है क्या, लेटिस बची है। अब लेटिस का उसके ऊपर इफेक्ट है, तो अब यही इसका क्या है, एविडेंस है। तो इसके बाद में ये देखा गया कि अब चेक किया जाए कि वो एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कुछ या नहीं हो रहा। तो वहां से आपकी जो थ्योरी आई जिसको हमने नेम दिया, दैट इज योर बीसीएस थ्योरी। ठीक है बच्चे, अब इस थ्योरी के अंदर क्या है ये देखो, इसके अंदर मेरे पास क्या है, जो ये इस थ्योरी के अंदर ना मेनली दो चीजों के बारे में हमने बात करनी है। एक तो आपके पास आएगा इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, एक तो इसके बारे में डिस्कशन करना है। एक हमने ये डिस्कशन करना है कि आपके कूपर पेयर्स जो होते हैं वो होते क्या हैं, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कूपर पेयर्स। और एक हमने इसके अंदर डिस्कशन करना है इस सारी थ्योरी के अंदर, एक जो है बीसीएस ग्राउंड स्टेट क्या है, दैट इज द बीसीएस, जो आपकी ग्राउंड स्टेट है उसका मतलब क्या है।
ठीक है, एक तो हमने ये डिस्कशन करना है, ये 3 पॉइंट्स हैं। अब पहला पॉइंट देखो, इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। बच्चे ये जो इंटरेक्शन है वो कैसे हो रही है, पहले तो उस चीज को समझो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि जब भी आपके पास, यहाँ पे मैं लेटेस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चे, नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैं लेटेस्ट ड्रॉ करता हूँ। देखो लेटेस्ट अगर ड्रॉ करनी है तो ये सपोज कर लो ये मेरे पास कोई आयंस हैं, ये आयंस हैं जो सर्कल के अंदर मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, और आप ये सपोज करके चलोगे ये आपके पास पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है। ये आपके पास कौन से हैं, दीज आर द पॉजिटिव आयंस। अब ये आयंस जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होंगे, क्योंकि ये लेटिस के अंदर है, तो ये सारे एक दूसरे के साथ क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे। इस तरह से एक दूसरे के साथ लाइंस के अंदर क्या है, ज्वाइंट है। अब ये आपका एक लेटिस की फॉर्मेशन होगी। अब क्या होगा, अब ये नॉर्मल केस है, इस केस में हम इलेक्ट्रॉन की स्टडी नहीं कर रहे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अब ये सपोज करो बच्चे इसी लेटिस के अंदर, अब इसको मैं आगे, चलो आगे बना देता हूं यहाँ पे, इसी के अंदर अगर ऐसा केस हो जाए, ये मेरे पास सेम केस है आपका, ये आपके सर्कल के अंदर आपके आयंस रिप्रेजेंट कर रखे बच्चे, ध्यान रखना यहाँ पे, ये आपके आयंस हैं, और कौन से आयन है, ये आपके पॉजिटिव आयंस हैं, दीज आर पॉजिटिव आयंस, ठीक है। क्योंकि क्रिस्टल है तो पॉजिटिव नेगेटिव वहां पे दोनों आयंस होते हैं, तो आप एक बार पॉजिटिव कंसीडर करो। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये तो नॉर्मल केस था, ये तो आपका केस था नॉर्मल, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन वगैरह की स्टडी नहीं कर रहे, जस्ट आयंस पढ़े हैं लेटिस के ऊपर, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, हमने स्टार्टिंग में किया था सॉलिड स्टेट में कि लेटिस है जी, लेटिस है, यहाँ पे एटम्स आएंगे, पर वो लेटिस फिक्स नहीं होती, वो आपकी लेटिस हमेशा वाइब्रेट करती है। अब वो वाइब्रेट क्यों करती है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लेटिस वाइब्रेशन क्यों हो रही है यहाँ पे। अब देखो अगर तो लेटिस के अंदर वाइब्रेशन ज्यादा है, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं ना रेड कलर से टिक कर रहा हूँ, ये वाला एटम, ये वाला आयन, जो भी ये यहाँ पर लेटिस है, अगर ये बहुत फास्ट वाइब्रेट कर रही है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने पास होना है। अगर तो वाइब्रेशन बहुत फास्ट है तो इस इलेक्ट्रॉन को रिस्ट्रिक्शन मिलेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिस्ट्रिक्शन मिलेगी तो करंट कम फ्लो करेगा। अब अगर ऐसा हो गया कि ये जो मैंने 3 आपको टिक ड्रॉ किए हैं, अब ये धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो सब जो आपका वो सुपर कंडक्टिविटी कितनी शो करेगा, वो बच्चे इस वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि वो ये जो मैंने 3 टिक्स लगाए हैं, वो जो आपके एटम्स हैं, आयंस हैं, वो लेटिस है, वो कितनी वाइब्रेट कर रही है। अगर तो वो फास्ट वाइब्रेट करेगी तो इलेक्ट्रॉन को रिस्ट्रिक्शन ज्यादा मिलेगी, तो वो आपके पास करंट कम फ्लो करेगा। अगर रिस्ट्रिक्शन कम मिलेगी तो करंट आपका ज्यादा फ्लो करेगा। ऐसा इस केस के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो, अब जो मैं डायग्राम सेकंड ड्रॉ कर रहा हूं उसके अंदर देखो आपके पास, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे सपोज करो इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ, मान के चलो मैं इलेक्ट्रॉन सपोज कर रहा हूं, कहाँ पे एंटर होगा, यहाँ पे अब यहाँ पे सपोज कर लो कि जो इलेक्ट्रॉन मेरा एंटर हुआ है वो इस केस के अंदर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया, ये वाला थर्ड बॉक्स है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया। अब जैसे ही वो आपका इलेक्ट्रॉन एंटर होगा ना बच्चे, तो इसके अंदर क्या होगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, चलो मैं इलेक्ट्रॉन को किसी अलग चीज से ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके अराउंड तो आपके पॉजिटिव आयंस हैं, ऐसा ही है ना, इसके अराउंड आयंस कौन से हैं, पॉजिटिव हैं। तो ये वाले जो बच्चे, ये 2 आयंस थे ना, ये वाले पॉजिटिव आयंस, अब इनके ऊपर और ये वाले जो एक ये वाला और एक ये इलेक्ट्रॉन इन चारों को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अब देखो अट्रैक्शन के कारण ये वाले मैं यहाँ से अरेंज कर रहा हूं, अब ये कहाँ पे आ जाएंगे, ये यहाँ से उठ के थोड़ा सा इसके क्लोज आ जाएंगे, ये यहाँ पे आ गया और ये एक यहाँ पे आ गया, ऐसे ये वाला यहाँ था यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। बाकी जो है वो अपनी उसी पोजीशन को मेंटेन करके रखेंगे, जो आपके आयंस वगैरह हैं, जो एटम्स हैं, वो अपने उसी पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब फिर इनको मैच करो, ये इस तरह से आप मैच करोगे, ठीक है। और ध्यान रखना ये यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा रफली है, वैसे आपने इन सभी एटम्स के अंदर की डिस्टेंस जो है वो बच्चे आपने सेम रखनी है। अब ये देखो, ये इस तरह से, यहाँ पर ये इस तरह से, ये ऐसे, और ये आपस में भी क्या है, ज्वाइंट होंगे ना इस तरह से। तो अब ये जो ये अब स्ट्रक्चर बनी है ना, ये वाली, जिसको मैं अब ग्रीन कलर के अंदर रिप्रेजेंट करता हूँ, ये वाला जो फिगर आई है, ये जिसके अंदर रेड डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और बाकी जो 4 आपके पास हैं आयंस जो हैं वो कौन से हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, इसको फोनोन बोलते हैं बच्चे, दैट इज फोनोन,
ये आपका फोनोन होता है। अब ये हुआ क्या है देख लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चे, अच्छे ढंग से देख लो इसको, कि अगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेटिस के अंदर एंटर करेगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। अब वो पॉजिटिव आयंस लेटिस के ऊपर है तो उसको छोड़ने से रहे वो, ठीक है ना, वो तो वहीं पे थोड़ा बहुत वाइब्रेट करते हैं, तो वो अट्रैक्शन होने के कारण क्या हो जाएगा, पहले जो पोजीशन आपके पास यहाँ थे, ये वाली जो पोजीशन थी आपके पास, ये आपकी सिंपल पोजीशन थी, जो ये वाली जो पोजीशन थी, ये वाली देखो यहाँ पे, दिस वन पोजीशन जो थी बिल्कुल अपनी रैंडम पोजीशन के ऊपर थी, जो उनकी एक्यूरेट पोजीशन थी, एग्जैक्ट पोजीशन थी, उसी के ऊपर थी। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटर किया, उस इलेक्ट्रॉन ने उन सभी आयंस को अट्रैक्ट किया, या आप कह सकते हो उन आयंस ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, दोनों का मतलब सेम ही है। तो इस अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, वहां पे एक हाई पॉजिटिव चार्ज रीजन प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रीजन जो है वो वहां पे फॉर्म हो जाएगा। और इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, इसी रीजन को सॉलिड स्टेट के अंदर एक पार्टिकल का नाम दिया जाता है, हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, विर्चुअल पार्टिकल है, जिसको फोनोन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने दो चीजें देख ली, इलेक्ट्रॉन और फोनोन क्या था, ये यहां तक हम पहुंच चुके हैं। हमने स्टडी करनी है इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। हमने अब तक इतनी इंटरेक्शन कर ली, इलेक्ट्रॉन और फोनोन के अंदर क्या इंटरेक्शन होती है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज आयंस को अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण आपकी लेटिस डिस्टॉर्ट होगी। देखो पहले वो अपनी बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर थी, इस फिगर के अंदर देखो जहां पे उसकी एग्जैक्ट पोजीशन थी वो उसी पॉइंट के ऊपर प्लेस थी। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, वो क्या हो गया, वो जो उसकी लेटिस थी वो डिस्टॉर्ट होगी। कोई आपके पास बॉन्ड था वो स्मॉल साइज हो गया, किसी का लेंथ बॉन्ड की इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो सारे बॉन्ड्स आगे पीछे हो गए, तो उसको बोलते हैं लेटिस क्या हो चुकी है, आपकी लेटिस होगी डिस्टॉर्ट। क्लियर है बच्चे। अब क्या होगा, अब हमने इलेक्ट्रॉन फोनोन के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब क्या होगा, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन दोबारा एंटर करेगा, अब सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और एंटर कर गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिर एंटर कर गया, मान के चलो अब वो इलेक्ट्रॉन आ गया, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आएगा, अब इनके कारण क्या होगा, देखो बच्चे अब इसके अंदर क्या है कि वैसे तो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अगर तो नॉर्मल केस होता, सिंपली अगर आप चार्जेस कंसीडर कर रहे हो। पर अब इस केस में क्या हो गया, एक तो इलेक्ट्रॉन जो अभी आया, जिसको मैं अब नंबर दे रहा हूं, सपोज करो ये आपके पास नंबरिंग है, ये आपका सेकंड नंबर है और ये आपका फर्स्ट था। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन आया है, अब ये क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन और जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के अंदर हो जाएगी अट्रैक्शन। अब वो अट्रैक्शन क्यों हो रही है, बिकॉज जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसने एक फोनोन हाइपोथेटिकल पार्टिकल जो है यहाँ एक रीजन क्रिएट करके रखा हुआ है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ अट्रैक्ट होगा जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, और उसके अंदर ही वो इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ठीक है। तो कुल मिला के वो फोनोन तो हाइपोथेटिकल है, वो इतने टाइम के लिए नहीं रहेगा, लेकिन कुल मिला के अट्रैक्शन किसके अंदर होगी, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के ही अंदर होगी, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं इंटरेक्शन, ये वाली आ गई। अब ये क्लियर है ना, पहले इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन और लेटिस के अंदर इंटरेक्शन हुई, उसको इलेक्ट्रॉन फोनोन बन गया। उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, उन दोनों इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या हो जाएगी, एक अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। अब वो क्यों प्रोड्यूस होती है, वो इस फोनोन के कारण ही प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो आपके पास कौन सा है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, और दैट इज वाई इन दोनों के अंदर क्या हो जाएगी, एक हमारे पास एक आप कह सकते हो कि दैट इज वहां पे आपके पास एक अट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। बच्चे क्लियर है, किसी को इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है, ठीक है ना, क्लियर है सभी को। ये बाकी यहाँ पे आपके पास नोट्स वगैरह के अंदर लिखा हुआ है, बस आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है मेरे पास, यहाँ तक हमने कर लिया। अब बच्चे इसके अंदर मेरे पास क्या है, एक चीज यहाँ पे ये है, यहाँ पे हमने छोड़ दिया, वो आपके पास क्या है कि ये जो अट्रैक्शन होगी ना आपके पास, वो कब होगी, जब आपके पास टेम्परेचर लो होगा, ठीक है ना। एट लो टेम्परेचर क्या होगा मेरे पास, वैसे देखो रिपल्शन तो बच्चे हमेशा होगी, दो इलेक्ट्रॉन के अंदर रिपल्शन हमेशा होती है, सेम चार्जेस जो हैं वो हमेशा रिपेल करेंगे। बट इन दिस केस एट लो टेम्परेचर, क्योंकि हम टेम्परेचर कम करते हैं सुपर कंडक्टिविटी के लिए, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली टेम्परेचर ही तो लोअर कर रहे हैं ना। तो लो टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, जो आपकी अट्रैक्शन होती है ना दो इलेक्ट्रॉन के अंदर,
वो ग्रेटर हो जाती है एज कंपेयर टू रिपल्शन। तो इसके कारण जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आ गया और ये आपके पास सेकंड इलेक्ट्रॉन आ गया, ये दोनों एक पेयर में मूव करते हैं। और वो पेयर किसके कारण होता है? वो पेयर ड्यू टू फोनोन होता है। और ये फोनोन क्या चीज है? ये लेटिस की वाइब्रेशन जो होती है ना, उसको फोनोन बोलते हैं। जैसे देखो लाइट कैसे ट्रेवल करती है, लाइट के लिए एक पार्टिकल होता है फोटोन, पता होगा आपको, हमने स्क्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह की है कि लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम फोटोन बोलते हैं। सेम वे के अंदर जो आपका क्रिस्टल होता है उसके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, और वो वाइब्रेशन को जो पार्टिकल आगे लेके जाता है, हाइपोथेटिकल पार्टिकल, उसको फोनोन बोलते हैं। जैसे लाइट के केस में फोटोन होता है, इस केस में आपके पास क्या होगा? दैट इज अ फोनोन होगा। तो अब आई थिंक क्लियर होगी इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन क्या होती है और कूपर पेयर क्या होता है। ठीक है ना? वैसे तो इनको अलग अलग करना है कि आप कूपर पेयर अलग डिफाइन करोगे, बाकी इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक के अंदर डिस्कस कर दोगे, बस आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना? अब ये जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लो टेम्परेचर के ऊपर, जिसके अंदर जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू रिपल्शन, जिसके कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन एज ए पेयर मूव करते हैं। दैट इज वाई इनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज कूपर पेयर। इसको हम क्या बोलेंगे? ये आपका कूपर पेयर हो गया। क्लियर है बच्चे? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करो, नहीं तो फिर नेक्स्ट करें। ये आपका लगभग हाफ कंप्लीट हो चुका है बीसीएस थ्योरी। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है, ये हमने यहां तक कर लिया। जैसे डायग्राम में दिखा देता हूं आपके पास, ये देखो, ये पहला डायग्राम था, ये आपका नॉर्मल केस था, यहाँ पे कुछ नहीं था। अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन एंटर किया, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ने ये देखो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही एंटर हुआ, उसने ये देखो सारी लेटिस को क्या कर दिया? डिस्टोर्ट कर दिया। किसी बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज कर दी, किसी की डिक्रीज कर दी। और ये इस हाईली पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रीजन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द फोनोन। ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्या होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो उसके कारण क्या हो जाएगा? उसके कारण ये जो पहले रीजन बना था फोनोन वाला और ये जो रीजन अब आया है, इन दोनों के अंदर क्या आ जाती है? अट्रैक्टिव फोर्स जो है, इस केस में जो अट्रैक्टिव फोर्स है आपके पास, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ग्रेटर देन है रिपल्सिव फोर्स। तो इसके कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन एज ए पेयर मूव करते हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं? कूपर पेयर। और जो इनके अंदर इंटरेक्शन हो रही है वो कौन सी हो रही है? पहले देखो इलेक्ट्रॉन आया, उसके बाद में वो सर्कल घूम रहा है, वो सर्कल किसका है? वो फोनोन का है। उसके बाद में फिर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन आया। तो इस इंटरेक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। यहाँ एग्जाम में एक नेम और आ सकता है, इलेक्ट्रॉन लेटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। क्लियर है बच्चे? किसी को इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो अभी बता दो मुझे। ठीक है, क्लियर है? हो जाएगा। अच्छा, ये यहां तक कंप्लीट है। अब उस डायग्राम के अंदर देखो जो ऊपर रह गया, अब ये डायग्राम पेंडिंग है, बस ये वाली क्या चीज है इसको देखो। अब देखो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, ठीक है ना? तो वो इलेक्ट्रॉन जो है हाई स्पीड पे मूव करेगा, तो उसके अंदर भी क्रिस्टल के अंदर एक वेव ट्रेवल करेगी। तो वेव का एक वेव वेक्टर होता है, सब हर वेव का एक वेव वेक्टर होगा। ठीक है? तो सपोज करो जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसका जो वेव वेक्टर है बच्चे, वो आप कंसीडर करो, ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आया इस साइड से, उसका जो वेव वेक्टर है वो आप कंसीडर कर लो कि इसका वेव वेक्टर है आपके पास k1। ठीक है? अब ये यहाँ पे आपकी लेटिस थी, अब इसके साथ वो कोलाइड किया या इसके साथ उसने इंटरेक्ट किया, उसके बाद में वो इस साइड चला गया। ठीक है? और इस साइड चला गया तो उसका वेव वेक्टर क्या हो गया? वो आपका हो गया k1 माइनस में मान के चलो b हो गया। ये माइनस में आपके पास क्या है? b है। ठीक है? b कंसीडर कर सकते हो, या अलग अलग वैल्यू को कंसीडर करनी है तो वो भी कंसीडर कर सकते हो। चलो आप क्या कंसीडर कर लो, जो आपको यहाँ पे करवा रखी है ना, अब क्या कंसीडर कर लो। ये आपके पास क्या है? क्या हुआ? ठीक है? अब ये क्या है? क्या कम होगी ना इसकी, जैसे ही वो, ये आपका लेटेस्ट का कोई पॉइंट है, ये आपका दैट इज द लेटेस्ट पॉइंट है, ये वाला यहाँ लेटेस्ट, उसके ऊपर कोई आयन पड़ा है वो है। अब जैसे ही इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो इसके कारण क्या हो गया? उसके वेव वेक्टर में से क्या वैल्यू कम हो चुकी है। अब वो क्या वैल्यू कहाँ गई? वो क्या वैल्यू ये रही, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोनोन। ये आपके पास क्या है? दैट इज द फोनोन। अब इस फोनोन को कौन आगे पिक करेगा? इस फोनोन को एक सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा, मान के चलो वो इलेक्ट्रॉन इस साइड से आया,
वो यहाँ से इसको क्या कर लेगा, पिक कर लेगा, इसको पिक करके वो इस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास बना है, ये आपके पास मान के चलो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, उसका वेव वेक्टर क्या है K2। तो जैसे ही यहाँ से वो फोनोन को पिक करेगा, उसका वेव वेक्टर क्या हो जाएगा, K2 प्लस में क्या हो जाएगा, Q। तो क्लियर है बच्चे, ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है ना, ये देखो इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन को ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे K1 K2 आपको इलेक्ट्रॉन के वेव वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q आपका वो हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, वर्चुअल पार्टिकल है फोनोन। क्लियर है बच्चे, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी बता दो इसके अंदर, अगर क्लियर है तो ठीक है बच्चे। ठीक है, क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, अब ये डायग्राम जो है इसको भी देख लेना। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे टोटल आपकी बीसीएस थ्योरी है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अंदर क्या है आपके पास, अब ये है कि जो इंटरेक्शन है ना उन दो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग कब होगी, जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपके इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटा के हों और स्पिन उनकी क्या हो मेरे पास, वो भी अपोजिट हो। जैसे मान के चलो जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था उस डायग्राम को देखो, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला। अब इस डायग्राम के अंदर अगर बच्चे ऐसी सिचुएशन है कि आपका K1 जो है वो आपका -K2 है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और एक आप इन दोनों की जो स्पिन है S1 वो भी आपके पास माइनस क्या है, S2 है, तब क्या होगा, तब इन दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर जो इंटरेक्शन हो रही है वो क्या होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी। बस ये आपको याद रखना है कि when the interaction between these two electron is strong, for this the condition is that the wave vector of these two electron is equal and opposite, and also their जो आपके पास स्पिन है वो भी उनकी क्या होनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। क्लियर है बच्चे, हो जाएगा? ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट जो आएगा वो है दैट इज, हाँ यहां तक हमने कर लिया। अच्छा ये क्या है, तो ये जो पेयर जिसके अंदर दोनों के अंदर इंटरेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ कूपर पेयर। ठीक है ना, तो इसका मतलब कूपर पेयर कब फॉर्म होगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे हैं कि उन दोनों की वेव वेक्टर आपके पास क्या है, K1 इक्वल टू -K2 है, और अगर एक की स्पिन हाफ है और दूसरे की स्पिन आपके पास -हाफ है, तब क्या होगा, तब वो एज ए पेयर मूव करेंगे, और उस पेयर को हम क्या बोलते हैं, उस पेयर को हम कूपर पेयर बोलते हैं। क्लियर है बच्चे, किसी को कंफ्यूजन इसके अंदर? ठीक है, तो ये आपके पास कूपर पेयर हो जाएगा। अब बस एक चीज पेंडिंग है, वो है आपके पास कि इसके अंदर आप एनर्जी बैंड गैप जो है उसको किस टाइप से एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आ गया एक्सप्लेनिंग सुपर कंडक्टिविटी। अब देखो इसके अंदर क्या है, अब देखो इसके लिए मैं छोटी सी यहाँ पे ना फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, चलो यहाँ पर देख लो। अब ये वो लाइन है, यहाँ पे T इज इक्वल टू TC है। ठीक है बच्चे, अब इससे इस साइड आपके पास क्या होता है, इससे दूसरी साइड आपके पास सुपर कंडक्टर होता है, और इस दूसरी साइड आपके पास कौन सा होता है, नॉर्मल कंडक्टर होता है। जब वो सुपर कंडक्टर होगा तब उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके पास कूपर पेयर होते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, कूपर पेयर्स हैं, है इलेक्ट्रॉन ही है लेकिन दो पेयर में मूव कर रहे हैं, उसको हम कूपर पेयर बोलते हैं। अगर वो नॉर्मल के केस में है तो उसके अंदर सिंपल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पेयर में मूव नहीं करते, वो एक दूसरे को रिपेल ही करते हैं और अलग अलग मूव करेंगे। ठीक है बच्चे, अब अगर देखो आपने क्या किया, आपने सुपर कंडक्टिव स्टेट को नॉर्मल में चेंज कर दिया, तो दैट मीन्स आपने क्या किया, आपने कूपर पेयर को नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के अंदर चेंज कर दिया। जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर में मूव कर रहे थे, आपने उन दोनों को फोर्स किया कि वो दोनों अलग अलग मूव करें, तो वो आपकी स्टेट कौन सी हो जाती है, नॉर्मल स्टेट। और अगर आपने क्या किया, जो अलग अलग मूव कर रहे थे उनको फोर्स करके आपने पेयर में मूव करवा दिया, तो वो आपके पास कौन सी हो जाएगी, सुपर कंडक्टिंग स्टेट हो जाएगी। बस ये इतना सा इसका बेसिक फंडा है। अब जो नेक्स्ट है वो देखो, यहाँ पे अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो सुपर कंडक्टिंग ग्राउंड स्टेट जो होगी उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जो सुपर कंडक्टर होंगे उसमें सारे इलेक्ट्रॉन कूपर पेयर होंगे। ठीक है,
और अगर आपने कूपर पेयर को मान के चलो, अगर आपने कूपर पेयर्स को नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के अंदर चेंज करना है, या इसको नॉर्मल स्टेट के अंदर लेके जाना है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चेंज करना है, तो आपको इनको तोड़ने के लिए कोई एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो ये होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि जस्ट कूपर पेयर थे और जस्ट इलेक्ट्रॉन बन गए। तो वो जो एनर्जी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, वो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, वो एनर्जी जितनी आपने अप्लाई करनी है, वो यहाँ पे होता है आपके पास एनर्जी बैंड गैप ऑफ दीज टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर। उसको ईजी से रिप्रेजेंट करते हो, वो होता है आपके पास एनर्जी बैंड गैप, ठीक है ना। तो अब वो देखो क्या है चीज यहाँ पे, एनर्जी बैंड गैप क्या है, किस तरह से एक्सप्लेन करोगे इसको। अच्छा यहाँ पे ये देखो, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, दस ग्राउंड स्टेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लोएस्ट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट बाय 2 डेल्टा। तो यहाँ पे इसके अंदर ये ऑब्जर्व किया गया कि जो आपके पास ग्राउंड स्टेट होगी बीसीएस वाली, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की, जो कूपर पेयर की ग्राउंड स्टेट होगी, वो एक्साइटेड स्टेट से उन दोनों के अंदर कोई ना कोई एनर्जी का डिफरेंस होता है, और वो एनर्जी का डिफरेंस कितना होता है, 2 इंटू में ये डेल्टा, जो आपके पास एनर्जी का डिफरेंस होगा। अब इस चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 2 डायग्राम्स। तो बच्चे इस डायग्राम को अच्छे ढंग से देख लो, यहाँ पे डायग्राम का मीनिंग क्या है। अब ये जो फर्स्ट डायग्राम है आपका, ये वाला फर्स्ट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ, ये आपके पास स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे ये सारी जो है, ये सारी स्टेट कौन सी है, फील्ड स्टेट है। ये देखो यहाँ पे, अगर जैसे ना आपको पता होगा फर्मी एनर्जी का कंसेप्ट होता है। फर्मी एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे नीचे सारी स्टेट्स क्या होती हैं, फील्ड होती हैं। ये सारी फील्ड स्टेट होंगी और ऊपर सारे आपके पास क्या होंगे, एम्प्टी स्टेट्स होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास अगर तो आपके पास जो एनर्जी है, अगर फर्मी एनर्जी से कम है, तो आपके पास सारी स्टेट कौन सी होंगी, फील्ड स्टेट होंगी। और उससे ऊपर अगर जाओगे तो आपके पास स्टेट कौन सी होंगी, एम्प्टी स्टेट होंगी। ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किस कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल कंडक्टर को। ये आपका कौन सा केस है, ये आपकी नॉर्मल स्टेट के अंदर है, नॉर्मल कंडक्टर है। लेकिन जैसे ही आप इसी डायग्राम को सुपर कंडक्टर में ड्रॉ करोगे, तब क्या होगा, तब इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो चेंज देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, चेंज मेरे पास, ये डायग्राम देखो यहाँ पे, इस डायग्राम के अंदर देखो, ये फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट है। वो वैसे डायग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सारी स्टेट्स फील्ड है। ये फील्ड किससे हैं, यहाँ पे कूपर पेयर हैं सारे, ये सारे आपके पास क्या है, सीपी कूपर पेयर्स हैं सारे। लेकिन अगर आपने इन कूपर पेयर को नॉर्मल में चेंज करना है, तो वो डायरेक्टली चेंज नहीं होते, आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी, ये जो दोनों लाइंस के अंदर डिफरेंस है ना, यहाँ से लेकर ये वाला जो डिफरेंस है, इतनी एनर्जी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। और ये एनर्जी कितनी होती है, 2 डेल्टा। तब वो कहां से कहां चला जाएगा, इस स्टेट से इस स्टेट में चला जाएगा। मतलब कि वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट के अंदर चला जाएगा, जहां पे स्टेट्स एम्प्टी थी। क्लियर है। तो ये आपका डायग्राम है, ये बैंड गैप होता है नॉर्मल कंडक्टर के अंदर। वो बैंड गैप इस टाइप से नहीं होता कि आपने सुपर इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन में चेंज करना, वहां पे तो सुपर इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं ना। अगर सुपर कंडक्टर है तो वहां पे सुपर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब आप नॉर्मल 0 केल्विन की बात हो रही है बच्चे, यहाँ पे ध्यान रखना, टेम्परेचर जो है 0 केल्विन है। एट 0 केल्विन आपके पास सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सुपर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखो, ये सारे फील्ड है ना, तो ये आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, इस वाली साइड सारी आपके पास, ये आपके पास सुपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे आपके पास सुपर इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने उन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी एनर्जी सप्लाई कर दी, आपने एनर्जी इंक्रीज कर दी। तो एनर्जी सप्लाई होने से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन के पेयर ब्रेक हो जाएंगे और वो किस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, वो आपके जंप कर जाएंगे हायर एक्साइटेड स्टेट के अंदर। और उसको बोलते हैं दैट इज, वो आपका सुपर कंडक्टर से किस में चेंज हो गया, नॉर्मल कंडक्टर के अंदर चेंज हो गया। किसी को बच्चे कंफ्यूजन है इसके अंदर, क्लियर है ना। ये देख लो यहाँ पे, एक तो ये दोनों चीजें 0 केल्विन के ऊपर है, और दूसरा यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा है। अगर ज्यादा होगा तो बच्चे, ये मैंने पहले करवाया हुआ है, ये BA का लिखा हुआ है ना, तो ये है आपका HA ग्रेटर देन HC, दोनों का मतलब सेम है। जो आपने अप्लाई किया है मैग्नेटिक फील्ड, वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा है। और हमने डिस्कशन किया था, अगर H इज इक्वल टू HC है, इससे नीचे है तो सुपर कंडक्टर है, इससे ऊपर है तो नॉर्मल कंडक्टर है। और ये जो डायग्राम है फर्स्ट वाला, ये आपका नॉर्मल कंडक्टर का डायग्राम है। और जो सुपर कंडक्टर का डायग्राम है वो आपका ये वाला डायग्राम किसका है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट का होगा। क्लियर है बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर, हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये बच्चे बात है 0 केल्विन की, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा कर दिया और क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दिया, तब क्या होगा, 0 केल्विन पे तो सारे इलेक्ट्रॉन आपके सुपर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि सारे कॉपर पेयर्स होते हैं, कूपर पेयर्स होते हैं। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, आपके कूपर पेयर्स ब्रेक होते जाएंगे और वो किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो इसीलिए 0 केल्विन पे तो सारे कूपर पेयर्स होंगे, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करोगे, धीरे धीरे कूपर पेयर ब्रेक होते जाएंगे और नॉर्मल में चेंज होते जाएंगे। जैसे ही आप T इज इक्वल टू TC को टच करोगे, तब सारे के सारे सुपर इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के अंदर। और वो स्टेट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट। बच्चे किसी को कंफ्यूजन है इसके अंदर तो हैंड रेज कर लो, अदरवाइज BCS थ्योरी है वो आपकी कंप्लीट है। इसके अंदर आपने क्या एक्सप्लेन करना है वो सारा यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस टाइप से करोगे, ठीक है ना। तो वो आपका कूपर पेयर नॉर्मल में कैसे चेंज होगा, जब वो इस बैंड गैप को जंप करके आगे चला जाएगा, ये वाला जो बैंड गैप है ना, यहां से जंप करके ऐसे आगे चला जाएगा, इस बैंड गैप को जंप करेगा, तभी वो सुपर कंडक्टर से या कूपर पेयर से किस में चेंज होगा, नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट के अंदर। और ये बैंड गैप होता कितना है, ये आपके पास 2 डेल्टा होता है। लेकिन अगर आपने क्योंकि बैंड गैप जो है बच्चे वो टेम्परेचर के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा ना, आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा तो तभी आपके पास वो वैल्यू फाइंड होगी। तो ये इसका बैंड गैप का जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है ना, वो लिख लेना बच्चे, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ। एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो आपके पास लगभग 3.5 kb इंटू क्रिटिकल टेम्परेचर जो है आपका TC। ये kb यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ ये होता है। और इसको बच्चे कर लेना, ये आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट है, ठीक है ना। और ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। ठीक है बच्चे, कर लेना इसको, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।